गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 10 पार्ट 3 सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं सौर विकिरण के बारे में और ऊष्मा संतुलन के बारे में कि किस तरीके से सौर विकिरण पृथ्वी की ऊष्मा को प्रभावित करता है और पृथ्वी की ऊष्मा किस तरीके से सौर विकिरण को वापस वायुमंडल में भेज देती है। इन सभी बातों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आता है हमारा तापमान, यानी तापमान किसे कहते हैं और तापमान किस तरीके से अलग अलग स्थानों में उसकी स्थिरता और विविधता में अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहले आता है तापमान। तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडे होने का डिग्री में मापा है। किसी स्थान पर मानव अवस्था में मापी गई भूतल से लगभग 4 फुट ऊंची वायु की गर्मी को उस स्थान का तापमान कहते हैं। कहने का भाव यह है कि किसी धरातल पे या किसी स्थान पे हम 4 फुट ऊंचाई पर जो टेम्परेचर डिग्री में मापा जाता है उसे हम उस स्थान का टेम्परेचर या तापमान कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा तापमान के विभिन्न को नियंत्रित करने वाले कारण, यानी किन कारणों से हमारा टेम्परेचर किसी स्थान पर अलग और किसी स्थान पर अलग। यानी कहने का भाव यह है कि किसी स्थान पर उसकी विविधता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाई जाती है। तो वो क्या कारक होते हैं जिनके कारण यह है विविधता पाई जाती है। तो सबसे पहले है अक्षांश अथवा भूमध्य रेखा से दूरी। कहने का भाव यह है कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसमें जो भूमध्य रेखा होती है और उनकी अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है उस दूरी के कारण टेम्परेचर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाया जाता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें कि सूर्य तप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, इसी के अनुसार अनुरूप भूमध्य रेखा के निकट स्थिर स्थानों पर तापमान ऊंचा होता है, जबकि भूमध्य रेखा से दूर स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। यहाँ तक कि ध्रुवों पर तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है। यानी कहने का भाव यह है कि जो आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री सेल्सियस है वहां पर तापमान अधिक होता है, ऊंचा होता है, जबकि जैसे जैसे अक्षांशों से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर टेम्परेचर कम होता जाएगा और लास्ट में आप ध्रुवों तक पहुंचोगे तो यहाँ पर हिमांक पर पहुंच जाता है, यानी तापमान -डिग्री सेल्सियस पे भी चला जाता है। इससे नेक्स्ट आता है समुद्र तल से ऊंचाई। कहने का भाव यह है कि वायुमंडल धूल कणों, गैसों व अशुद्धियों द्वारा अवशोषित ऊष्मा से गर्म होता है। ऊंचाई के साथ वायु विरल होती जाती है और उसका घनत्व भी घटता जाता है। परिणाम स्वरूप ऊंचाई के साथ वायु में अवशोषित होने वाली ऊष्मा की मात्रा भी घटती जाती है। कहने का भाव यह है कि जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी घटता जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आता है समुद्री तट से दूरी। ये था तल से ऊंचाई और अब है तट से दूरी के जो तट के नजदीक प्रदेश होंगे या क्षेत्र होंगे वहां पर सम जलवायु पाई जाएगी, यानी समान जलवायु पाई जाएगी, और जो तट से दूर होंगे यानी आंतरिक भाग में होंगे वहां पर विषम जलवायु पाई जाएगी। कहने का भाव यह है कि उच्चतर विशिष्ट ऊष्मा के कारण जल के देर से गर्म और देर से ही ठंडा होता है, जबकि स्थलीय भाग शीघ्र तो गर्म होता है और शीघ्र ही ठंडा होता है। इसी कारण समुद्र तटीय प्रदेशों का तापमान भीतरी प्रदेशों की अपेक्षा अधिक समान रहता है। तटीय स्थानों पर सर्दियों में कम सर्दी और गर्मियों में कम गर्मी पड़ती है और वार्षिक तापांतर कम होता है। समुद्र से दूरी के कारण दिल्ली का तापमान विषम और समुद्र की निकटता के कारण मुंबई के तापमान सम यानी समान होते हैं। इसके बाद आता है समुद्री धाराएं।
समुद्री धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊष्मा का और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ठंड का स्थानांतरण करती रहती हैं। गर्म या ठंडी धाराएं जिन तटीय क्षेत्रों के पास से गुजरती है वे वहां का तापमान उसी के अनुरूप अधिक या कम कर देती हैं। प्रचलित पवनें हवाओं की दिशा भी किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करती हैं। उष्ण कटिबंधों से आने वाली तप्त पवनें तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों से आने वाली ठंडी पवनें तापमान को कम कर देती हैं। समुद्र से आने वाली पवनें आर्द्र होती हैं और वर्षा लाती हैं और तापमान की विषमता को कम कर देती हैं। इसके बाद आता है आपका भूमि का ढाल। भूमि का ढाल जैसे कि ये हमारा हो चुके हैं। अब आता है भूमि का ढाल, यानी जिसका भूमि समतल होगी वहां पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा, केवल कम क्षेत्रफल को यानी कम क्षेत्र को सूर्यताप प्रदान होगा। जबकि अगर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ेगा तो वहां पर अधिक क्षेत्र पे सूर्यताप का प्रभाव अधिक पड़ेगा। उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों के दक्षिणी ढाल और दक्षिणी गोलार्ध में पर्वतों के उत्तरी ढाल सूर्य के सामने पड़ते हैं। सूर्य के सामने पड़ी ढालों पर किरणें सीधी पड़ती हैं और अधिक सूर्यताप प्रदान करती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। यानी कहने का भाव है बढ़ता है तो क्षेत्रफल गर्म है। इससे आगे आता है भूतल का स्वभाव। कि भूतल का स्वभाव कहने का भाव यह है कि जहां पर हल्के रंग की मिट्टी पाई जाएगी, सब धरातल सीधा पाया जाएगा, यानी वहां की प्रकृति कैसी है धरातल की। अगर गहरे काले रंग की मिट्टी पाई जाएगी तो वहां पर सूर्यताप अधिक अधिक अवशोषित होगा, और जहां पर हल्के रंग की मिट्टी होगी वहां पर कम अवशोषित होगा। कहने का भाव यह है कि किसी स्थान का तापमान वहां पर प्राप्त सूर्य तप के अवशोषण और प्रतिबिंब की मात्रा पर निर्भर करता है। हिम और वनस्पति के ढके प्रदेश सूर्य तप की अधिकांश मात्रा को प्रतिबिंबित करके वापस वायुमंडल में लौटा देते हैं, जिस कारण इन प्रदेशों का तापमान कम रहता है। कहने का भाव सेम एज इट इज, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष भाग करोड़, जहां पर 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर रहता है, वो सूर्य से निकलने वाली सौर विकिरण जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है को अवशोषित करते हुए उसके ऊष्मा को वापस वायुमंडल में लौटा देता है। नेक्स्ट आता है मेघ तथा वर्षा। जिन प्रदेशों में आकाश अधिकतर बादलों से ढका रहता है और वहां पर वर्षा भी अधिक होती है, लेकिन वहां तापमान बहुत अधिक नहीं हो पाता, क्योंकि बादल सूर्य की किरणों को पृथ्वी तल तक नहीं पहुंचने देते और उन्हें वापस प्रतिबिंबित कर देते हैं। पर्वतों का अवरोध पृथ्वी पर पर्वत ठंडी हवाओं को रोककर दूसरी ओर स्थित क्षेत्र को ठंड से बचाते हैं, जिससे तापमान नीचे नहीं गिरने पाता। उदाहरणतः कोलकाता और चीन का कैंटन दोनों तटीय नगर है और एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। तो एक क्षेत्र का तापमान अधिक है, एक क्षेत्र का तापमान कम है। कहने का मतलब है कोलकाता का टेम्परेचर आप देखेंगे निम्न है, जबकि दूसरी ओर चीन का जो कैंटेन है उनको अधिक टेम्परेचर वाला यानी कम टेम्परेचर वाला क्षेत्र है। इसके बाद आता है तापमान का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण का मतलब होता है कि जहां पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ रहा है वहां पर सूर्य के कारण होने वाले प्रभाव से टेम्परेचर अधिक वितरित होता है। कि तापमान क्षैतिज वितरण का अर्थ तापमान के अक्षांश के अनुसार वितरण से है। प्राय अक्षांश बढ़ने पर तापमान घटने लगता है। मानचित्र पर तापमान का वितरण सदा समताप रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समताप रेखा यह कल्पित रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है।
जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। जनवरी में तापमान का क्षैतिज वितरण। जनवरी में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण पर लगभग सीधा चमकता है। कब? जनवरी में। जनवरी में दक्षिणी गोलार्ध पर मकर रेखा पर सीधा चमकता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, अटलांटिक और ये आपकी मकर, यहाँ पर सीधा चमकता है इस रेखा पर। तो इस रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अतः दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक होते हैं। ठीक है। आमतौर पर तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र पर साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि समताप रेखाएं प्राय अक्षांश रेखाओं के समानांतर पाई जाती हैं। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में इस सामान्य प्रवृत्ति में विचलन देखने को मिलता है। समताप रेखाओं का दक्षिण की ओर मुड़ाव साइबेरिया के मैदान पर और ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जनवरी का औसत मासिक तापमान विषुवत रेखीय महासागरों पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक, मध्य अक्षांशों पर 20 डिग्री सेल्सियस से हिमांक तक होता है। यानी कहने का भाव यह है कि जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूर्णन गति और परिक्रमण गति करती है, वैसे वैसे हमारे पृथ्वी का जो अब जनवरी में है, फरवरी, मार्च के अलावा यहाँ पर क्या है, सूर्य का प्रकाश या हमारे पीछे यूं घूमेंगे इस तरीके से। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में आपके भारत में सर्दी आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इस तरीके से आपके जो मध्य विश्व है वहां पर अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग तापमान पाया जाएगा। तो आज हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर इस लेसन में आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय क्लियर नहीं